मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय छात्रों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सोशोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत लिया गया है, जो कार्ल मार्क्स थिंकर पर आधारित है और उनका जो सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल पर आधारित है। आइए इस पर चर्चा करें। देखिए स्लाइड फर्स्ट। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स के सामाजिक चिंतन में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मार्क्स ने अपने एक पत्र में स्वयं यह स्वीकार किया कि समाज में वर्गों के अस्तित्व और उनके बीच होने वाले संघर्ष को स्पष्ट करना मेरे द्वारा की गई कोई नई खोज नहीं है। मुझसे पहले अनेक इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों ने भी वर्गों के निर्माण और उनके ऐतिहासिक विकास का उल्लेख किया था। इसके बाद भी मार्क्स ने स्वीकार किया कि मेरा योगदान केवल इतना है कि मैंने वर्गों के अस्तित्व को उत्पादन के तरीकों के ऐतिहासिक विकास क्रम के साथ जोड़कर यह स्पष्ट किया कि वर्ग संघर्ष का अंत सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के रूप में होता है। इसका तात्पर्य है कि मार्क्स वह पहले विचारक थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि उत्पादन के तरीकों में होने वाला परिवर्तन ही वर्ग संरचना की प्रकृति को बदलने वाला प्रमुख आधार है। उनके अनुसार शोषण और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष होना एक सार्वभौमिक घटना है तथा यही वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण है। मार्क्स ने अपनी सभी प्रमुख रचनाओं जैसे साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, फ्रांस में वर्ग संघर्ष तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समालोचना में वर्ग की अवधारणा तथा वर्ग संघर्ष की प्रकृति पर विस्तार से प्रकाश डाला। इन्हीं विचारों के संदर्भ में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में मार्क्स के विचारों को समझा जा सकता है। वर्गों का निर्माण एक सार्वभौमिक घटना, क्लास फॉर्मेशन एज एन यूनिवर्सल फिनोमिना। मार्क्स के अनुसार सामान्य रूप से व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन अधिक स्पष्ट रूप में वह एक वर्ग प्राणी है। मानव इतिहास के प्रत्येक युग में विभिन्न समूहों द्वारा अलग अलग ढंग से आजीविका प्राप्त करने के कारण मनुष्य अनेक वर्गों में विभाजित होते रहे हैं तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने एक दूसरे से भिन्न हितों के कारण उनके बीच टकराव के तत्व भी निहित रहे हैं। इस आधार पर अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के आरंभ में ही मार्क्स ने लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। फ्री मैन एंड स्लेव, पेट्रिशियन एंड प्लेबियन, लॉर्ड एंड सर्व्स, गिल्ड मास्टर एंड जर्नीमैन, इन ए वर्ड, oppressor and oppressed stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended either in revolutionary reconstitution of society at large or in common ruin of the contending classes. Karl Marx and Friedrich Engels। मार्क्स ने लिखा है, अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। मालिक और दास, कुलीन वर्ग और जनसाधारण, सामंत तथा उनके अर्धदास किसान, उत्पादन संघों के मालिक तथा उनसे संबंधित कामगार, संक्षेप में शोषक और शोषित सदैव एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर कभी छिपे तौर पर
तो कभी खुलेआम एक दूसरे से संघर्ष करते रहे हैं। इस संघर्ष का अंत प्रत्येक बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण के रूप में हुआ अथवा संघर्ष में लगे हुए वर्गों के विनाश के रूप में। उपर्युक्त कथन के आधार पर मार्क्स ने स्पष्ट किया कि वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया शोषक और शोषित के बीच सदैव चलती रही है, लेकिन विभिन्न ऐतिहासिक युगों में संघर्ष में लगे हुए इन वर्गों के रूप में एक स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। साधारणतया ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान युग में श्रमिक किसी भी व्यक्ति के लिए अपना श्रम बेचने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आंतरिक रूप से वे आज पूंजीपतियों के हाथों एक भिन्न रूप में अपना श्रम बेचने के लिए बाध्य हैं। यही कारण है कि वर्तमान वर्गों की प्रकृति अतीत के शोषित वर्गों की प्रकृति से भिन्न देखने को मिलती है। मानव सभ्यता के इतिहास में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से उसी समय शुरू हो गई थी जब आदिम साम्यवादी युग में उत्पादन के साधनों के वितरण में असमानता विकसित होने लगी। इस युग में पत्थर के औजार और तीर कमान पशुओं का शिकार करने के कारण उत्पादन के प्रमुख साधन बन गए। फलस्वरूप समाज में कोई स्पष्ट श्रम विभाजन न होने के बाद भी समाज शक्तिशाली और दुर्बल जैसे दो भागों में विभाजित हो गया। जब खेती और पशुपालन के द्वारा उत्पादन किया जाने लगा तब दासता का युग आरंभ हुआ। इस युग में समाज के शक्तिशाली वर्ग ने उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, खेती के औजारों तथा पशुओं पर अपना अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे लोगों का एक पृथक वर्ग बन गया जिन्हें मालिक अथवा स्वामी कहा जाने लगा। जिन व्यक्तियों के पास अपनी भूमि, खेती और औजार तथा पशु आदि नहीं थे, उन्हें मालिक वर्ग ने अपना दास बनाकर रखना प्रारंभ कर दिया था। मालिकों द्वारा उनसे मनमाना श्रम लेने के अतिरिक्त उन्हें वस्तुओं की तरह बेचा और खरीदा जाने लगा। इस तरह संपूर्ण समाज मालिकों और उनके दासों जैसे दो प्रमुख वर्गों में विभाजित हो गया। दासता के युग के बाद सामंतवादी युग का आरंभ हुआ। यह वह युग था जिसमें कृषि का विकास हो जाने के कारण कृषि भूमि और कृषि के उपकरणों को उत्पादन के प्रमुख साधन के रूप में देखा जाने लगा। जिस वर्ग ने भूमि के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया वे व्यक्ति सामंत कहलाए। सामंतों का अर्थव्यवस्था पर अधिकार होने के साथ ही राजनीति पर भी उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। भूमिहीन किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हीं की दया पर निर्भर हो गए। इन भूमिहीन किसानों की दशा अर्धदासों की तरह थी, क्योंकि सामंतों द्वारा उन्हें बहुत कम मजदूरी देने के साथ ही बेगार के रूप में भी उनका मनमाना शोषण किया जाने लगा। दास युग की तुलना में सामंतवादी युग में भूमिहीन किसानों ने एक वर्ग के रूप में कुछ सीमा तक संगठित होना आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप इस युग में वर्ग संघर्ष अस्पष्ट और असंगठित रूप सामने आने लगा। मशीनों के आविष्कार और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने के कारण जब पूंजीवादी युग का आरंभ हुआ तो संपूर्ण समाज पूंजीपति और सर्वहारा जैसे दो स्पष्ट वर्गों में विभाजित हो गया। जिन लोगों के पास पूंजी, मशीनों तथा उपकरणों के रूप में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व था वे बुर्जुआ तथा पूंजीपति कहलाए। दूसरी ओर समाज का वह बड़ा भाग जो उत्पादन के इन साधनों से वंचित होने के कारण पूंजीपतियों के हाथों अपना श्रम बेचने के लिए व्यवस्था, वह सर्वहारा अथवा श्रमिक वर्ग बन गया। पूंजीपतियों द्वारा अतिरिक्त मूल्य सरप्लस वैल्यू प्राप्त करने के कारण सर्वहारा वर्ग का जितना अधिक शोषण किया जाने लगा, उन्होंने पूंजीपतियों के विरुद्ध संगठित होकर उनसे उतने ही संगठित रूप में संघर्ष करना आरंभ कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि वर्गों का निर्माण तथा वर्ग संघर्ष की दशा इतिहास के प्रत्येक युग की एक सार्वभौमिक विशेषता रही है। प्रत्येक युग में उत्पादन के तरीकों के आधार पर ही समाज के विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ तथा समाज में जब शोषक और शोषित जैसे दो वर्ग रहेंगे, वर्ग संघर्ष की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया तथा कारण, प्रोसेस एंड कॉजेज ऑफ क्लास स्ट्रगल। ध्यान से देखिए, वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया
तथा कारण, प्रोसेस एंड कॉजेज ऑफ क्लास स्ट्रगल। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स ने सामाजिक वर्ग की अवधारणा तथा वर्ग संघर्ष की सार्वभौमिकता को ऐतिहासिक आधार पर स्पष्ट करने के साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया तथा इसके कारणों को विस्तार से स्पष्ट किया। पूंजीवादी व्यवस्था में थोड़े से पूंजीपति श्रमिकों के एक बड़े वर्ग का मनमाना शोषण करते हैं। पूंजी तथा उत्पादन के साधनों पर अपने स्वामित्व के कारण राजनीति पर भी उनका प्रभुत्व इस तरह बढ़ने लगा कि राज्य के कानून भी उन्हीं के पक्ष में बनने लगे। इस स्थिति में मार्क्स ने उन दशाओं का उल्लेख किया जो सर्वहारा वर्ग को संगठित करके उनमें वर्ग संघर्ष की चेतना उत्पन्न करती है। वास्तव में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत द्वारा मार्क्स का उद्देश्य स्पष्ट करना था कि पूंजीपति तथा सर्वहारा वर्ग के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्ष का अंत क्रांति के रूप में होना अनिवार्य है, जिसके बाद उत्पादन के साधनों तथा राजनीतिक सत्ता पर श्रमिक वर्ग का पूरा अधिकार हो जाएगा। इस प्रकार मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक विरोधों तथा सर्वहारा वर्ग की शक्ति में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण करने के लिए ही वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्पष्ट किया। उनके द्वारा प्रस्तुत इन सिद्धांत से संबंधित प्रमुख दशाओं के एक क्रम में निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, सर्वहारा वर्ग का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोलिटेरिएट। पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की पहली दशा सर्वहारा वर्ग के विकास से आरंभ होती है। मार्क्स के शब्दों में एक स्थान पर बड़ी मात्रा में उत्पादन होने से वहां श्रमिकों की एक ऐसी भीड़ एकत्रित हो जाती है जिसमें सभी एक दूसरे के लिए अपरिचित होते हैं। प्रतियोगिता के कारण उनके हित भी पृथक पृथक रहते हैं, लेकिन मजदूरी के प्रश्न को लेकर उनके विचारों में एकता पैदा होने के कारण वे आपस में संयुक्त होने लगते हैं। ऐसी संयुक्तता अथवा एकता का उद्देश्य एक और अपनी आपसी प्रतियोगिता को रोकना तथा दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग से प्रतियोगिता करने के लिए स्वयं को संगठित करना होता है। इस प्रकार पूंजीवाद से संबंधित आर्थिक दशाएं ही श्रमिकों को एक वर्ग के रूप में संगठित करके उन परिस्थितियों को जन्म देती है जिनसे धीरे धीरे सर्वहारा वर्ग में एक विशेष वर्ग चेतना विकसित होने लगती है। संपत्ति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। नंबर 2, संपत्ति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। मार्क्स के अनुसार समाज में वर्गों का निर्माण उत्पादन के साधनों के साथ व्यक्तियों द्वारा स्थापित होने वाले संबंधों के आधार पर ही होता है। इसे स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने बताया कि किसी भी समाज में एक महत्वपूर्ण विशेषता उससे संबंधित संपत्ति का एक विशेष रूप है, क्योंकि व्यक्तियों के व्यवहार काफ़ी सीमा तक संपत्ति के साथ स्थापित होने वाले संबंधों के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि समाज में वर्गों का निर्माण व्यावसायिक विभाजन के आधार पर नहीं होता, बल्कि उत्पादन के साधनों से बनने वाले संबंध ही वर्ग विभाजन के आधार हैं। दूसरे शब्दों में, संपत्ति के विभाजन का रूप वर्ग संरचना में परिवर्तन लाने का मुख्य आधार है। आर्थिक पुरस्कार के वितरण से संबंधित असमानताएं उस समय टूटने लगती है जब शोषित वर्ग में एक वर्ग चेतना तथा वर्ग संघर्ष की भावना उत्पन्न होने लगती है। वास्तव में मनुष्य के कार्य की प्रकृति उसके स्वयं के प्रति बोध का मुख्य आधार है। इसलिए एक विशेष ऐतिहासिक युग में लोगों की आर्थिक दशाएं ही सामाजिक, राजनीतिक तथा वैधानिक दशाओं का निर्धारण करती हैं। इसी के फलस्वरूप समाज की वर्ग संरचना में परिवर्तन और रूपांतरण की प्रक्रियाएं पैदा होती हैं। इस प्रकार संपत्ति अथवा आय का एक विशेष रूप ही वह आधार है जिसकी सहायता से विभिन्न वर्गों के निर्माण, उनमें पैदा होने वाली वर्ग चेतना तथा वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। नंबर 3, आर्थिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति का प्रादुर्भाव, इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम इकोनॉमिक पावर। यद्यपि वर्गों का निर्माण उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन के संबंधों के आधार पर होता है, लेकिन जब उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार हो जाता है
तब अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाकर वे श्रमिकों का और अधिक शोषण करने लगते हैं। मार्क्स के अनुसार राजनीतिक शक्ति एक बड़ी सीमा तक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्गों का शोषण करने के लिए संगठित शक्ति की तरह है। नेक्स्ट, पूंजीपति वर्ग राज्य का उपयोग अपने हितों को सुरक्षित रखने तथा श्रमिकों का आर्थिक शोषण करने के साधन के रूप में करने लगता है। इस प्रकार पूंजीवादी समाज में पूंजीपति अथवा बुर्जुआ वर्ग की आर्थिक शक्ति धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति और प्रभुत्व के रूप में बदलने लगती है। मार्क्स का विचार है कि पूंजीपति वर्ग की आर्थिक शक्ति से जब उन्हें राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त हो जाती है, तब न्यायालय, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी भी पूंजीपतियों के हितों को ही सुरक्षित रखने के लिए कार्य करने लगते हैं। यह सभी दशाएं श्रमिक वर्ग के शोषण में वृद्धि करती हैं। नंबर 4, वर्गों का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज की एक प्रमुख विशेषता वर्गों के ध्रुवीकरण की बढ़ती हुई प्रकृति है या प्रवृत्ति है। यह ध्रुवीकरण एक दूसरे के विरुद्ध संगठित होने वाले दो प्रमुख वर्गों अर्थात बुर्जुआ वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग के रूप में देखने को मिलता है। यह सच है कि इन दो प्रमुख वर्गों के अतिरिक्त समाज में छोटे पूंजीपतियों तथा अनेक छोटे छोटे श्रमिक संगठनों का भी विकास होता है, लेकिन धीरे धीरे संपूर्ण समाज केवल पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में ही विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए मार्क्स का कथन है कि जैसे जैसे पूंजीपतियों तथा श्रमिक वर्ग में वर्ग चेतना और एक दूसरे के प्रति विरोध बढ़ता है, छोटे पूंजीपति व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण अपनी संपत्ति से वंचित होकर स्वयं भी सर्वहारा वर्ग का अंग बन जाते हैं। रेमंड एरो ने इस दशा को सर्वहाराकरण, प्रोलिटेरियनाइजेशन के नाम से संबोधित किया है। वर्ग चेतना के कारण श्रमिकों के छोटे छोटे संगठन भी बड़े श्रमिक संगठनों में अपना विलय करने लगते हैं। इस प्रकार एक और कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथों में पूंजी का केंद्रीकरण होने लगता है, तो दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वर्गों का ध्रुवीकरण बढ़ता है, उनके बीच आर्थिक और राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने के लिए संघर्ष भी तेज होने लगता है। वर्गों के ध्रुवीकरण के एक ऐसा स्तर आ जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूंजीपति तथा सर्वहारा वर्ग में से किसी एक का हिस्सा बनना आवश्यक हो जाता है। नंबर 5, पूंजीपति वर्ग द्वारा अतिरिक्त मूल्य का संचय, एक्युमुलेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू बाय द कैपिटलिस्ट। वर्गों के ध्रुवीकरण से पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण करके अपने लाभ को बढ़ाने की प्रवृत्ति प्रबल होने लगती है। इसके लिए वे श्रमिकों से अतिरिक्त श्रम लेकर अतिरिक्त मूल्य का संचय करने लगते हैं। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों के बीच का अंतर है जिसे श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य है कि यदि एक श्रमिक 4 घंटे कार्य करके स्वयं को प्राप्त होने वाली मजदूरी के बराबर मूल्य की वस्तु का उत्पादन कर देने के बाद भी 8 घंटे तक कार्य करता रहता है, तो वह पहले 4 घंटे के लिए कार्य करता है, जबकि बाद के 4 घंटे बिना कोई मजदूरी पाए केवल उद्योगपति के लिए कार्य करता है। इस प्रकार बाद के 4 घंटों में वह जितने मूल्य का उत्पादन करता है वही मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य है, सरप्लस वैल्यू है, जो कि पूंजीपति हड़प जाता है। श्रमिकों से अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करवाना ही पूंजीपतियों के लाभ का सबसे प्रमुख आधार है। मार्क्स ने लिखा है, क्योंकि पूंजीपतियों का उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार होता है, वे श्रमिकों को अतिरिक्त समय तक कार्य करने के लिए बाध्य करने लगते हैं और इस प्रकार श्रमिकों के शोषण द्वारा अपने लाभ को बढ़ाते हैं। दरिद्रीकरण में वृद्धि, इंक्रीजिंग पॉपुलराइजेशन। जैसे जैसे श्रमिकों के शोषण में वृद्धि होती जाती है, सर्वहारा वर्ग में निर्धनता बढ़ती जाती है। मार्क्स के शब्दों में उत्पादन के प्रत्येक उस तरीके में जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण किया जाता है,
उसमें सामाजिक उत्पादन का वितरण इस तरह किया जाता है कि समाज के अधिकांश लोग अर्थात शारीरिक श्रम करने वाले लोग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। कभी कभी कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें उन्हें कुछ अधिक सुविधाएं मिलने लगे, लेकिन साधारणतः उन्हें न्यूनतम सुविधाएं या कभी कभी इससे भी कम सुविधाएं मिल पाती हैं। दूसरी ओर वे अल्पसंख्यक लोग जिनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, वे वैभव और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस प्रकार संपूर्ण समाज धनी और निर्धन जैसे दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार मार्क्स ने निष्कर्ष दिया कि दरिद्रता में होने वाली वृद्धि पूंजीवादी व्यवस्था की आंतरिक विशेषता है। साथ ही यह निर्धनता उत्पादन की कमी के फलस्वरूप पैदा नहीं होती, बल्कि यह श्रमिकों के शोषण का परिणाम है। नेक्स्ट, श्रमिकों में अलगाव, एलिनेशन अमोंग प्रोलिटेरिएट। श्रमिकों का आर्थिक शोषण तथा कार्य करने की अमानवीय दशाएं श्रमिकों में एक ऐसी मानसिक दशा को विकसित करती है जिसे मार्क्स ने अलगाव का नाम दिया, एलिनेशन। उनके अनुसार पूंजीवादी समाज में श्रमिकों में पैदा होने वाला अलगाव वह दशा है जिसमें उन्हें काम करने के लिए अर्थपूर्ण और रचनात्मक अवसर नहीं मिल पाते। इस व्यवस्था में श्रमिक अपने आप को शक्तिहीन, अर्थहीन, असहाय समझने लगते हैं। उन्हें न तो अपने काम से संतोष मिलता है और न ही अपने श्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त हो पाता है। श्रमिकों के काम की दशाएं बहुत असुरक्षित होने के कारण ही अपने कार्य के प्रति उनकी निराशा और विमुखता पैदा होने लगती है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जैसे जैसे उत्पादन के साधनों द्वारा अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है, उत्पादन की व्यवस्था में श्रमिकों में यह धारणा प्रबल होने लगती है कि वे अपनी दशाओं में कोई अंतर नहीं कर सकते। मार्क्स के अनुसार आरंभ में अलगाव की दशा से श्रमिक अपने आप को शक्तिहीन और असमर्थ मानने लगते हैं, लेकिन बाद में यही दशा उन्हें संगठित करती है तथा उनमें वर्ग चेतना को जन्म देती। नंबर 8, वर्ग एकता में वृद्धि, इंक्रीज इन क्लास सॉलिडरिटी। श्रमिक वर्ग में वर्ग चेतना बढ़ने से पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग आंतरिक रूप से अपने आप को अधिक संगठित करने का प्रयत्न करने लगते हैं, जिससे वर्ग संघर्ष और अधिक गहरा होने लगता है। मार्क्स के शब्दों में औद्योगिक विकास के साथ केवल सर्वहारा वर्ग की संख्या में ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि उनकी शक्ति भी बढ़ने लगती है। इस दशा में श्रमिकों के हितों तथा उनके जीवन की दशाओं में समानता बढ़ने लगती है। दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग के बीच प्रतियोगिता बढ़ने से तथा इसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक संकटों के कारण श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी भी घटने बढ़ने लगती है। उत्पादन बढ़ने के लिए जैसे जैसे नई मशीनों के उपयोग में वृद्धि होती है, श्रमिकों द्वारा जीविकोपार्जन का काम उतना ही कठिन होता जाता है। इन दशाओं में सर्वहारा वर्ग पूंजीपतियों के विरुद्ध अधिक संगठित होने लगता है। उनके द्वारा मजदूरी को बढ़ाने की मांग की जाने लगती है। अनेक स्थानों पर अपने अधिकारों की मांग के कारण संघर्ष की भावना भी प्रबल होने लगती है। इस प्रकार मार्क्स का मानना है कि यह सभी दशाएं मिलकर एक ऐसी वर्ग एकता को उत्पन्न करती है जिससे क्रांति के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। नंबर 9, क्रांति, रिवॉल्यूशन। जब पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग का पारस्परिक विरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब एक हिंसक क्रांति का आरंभ होता है जो पूंजीवादी समाज की संपूर्ण संरचना को नष्ट कर देती है। इस प्रकार क्रांति वर्ग संघर्ष की चरम स्थिति है। इस क्रांति के उत्पन्न होने की संभावना उस समय अधिक हो जाती है जब आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण समाज में आर्थिक संकट की दशा उत्पन्न होने लगती है। आर्थिक संकट पूंजीवादी व्यवस्था का एक अनिवार्य लक्षण है। इसलिए इस व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति करना भी एक आवश्यक दशा है। क्रांति की दशा में आगामी स्तर को स्पष्ट करते हुए मार्क्स ने लिखा है, अंततः जब वर्ग संघर्ष एक निर्णायक बिंदु पर पहुंच जाता है, तब सत्ता वर्ग में भी विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस समय सत्ता वर्ग का एक छोटा हिस्सा अपने आप को पूंजीपतियों के प्रभाव वाले वर्ग से अलग करके क्रांतिकारी वर्ग से मिल जाता है।
जिस प्रकार आरंभिक स्तर पर सत्ता वर्ग का एक भाग पूंजीपतियों के साथ रहता है, उसी तरह क्रांति की दशा में सत्ता वर्ग का एक भाग वैचारिक आधार पर श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले ऐतिहासिक आंदोलन का समर्थन करने लगता है। इस प्रकार क्रांति वर्ग संघर्ष का आवश्यक परिणाम है। इसी के फलस्वरूप पूंजीवादी संरचना की जगह एक नई सामाजिक आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। नंबर 10, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को वर्ग संघर्ष के अंतिम स्तर के रूप में स्पष्ट किया। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग द्वारा की जाने वाली क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाती है तथा उसके स्थान पर सर्वहारा वर्ग का सामाजिक अधिनायकवाद स्थापित हो जाता है। ऐसी क्रांति में कुछ हिंसा जरूर होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं होता कि सभी पूंजीपतियों का अंत हो जाए। वास्तव में क्रांति का मुख्य उद्देश्य समाज की संपूर्ण संपत्ति उत्पादन के साधनों तथा सत्ता पर सर्वहारा वर्ग द्वारा अधिकार करना है। क्रांति के द्वारा जब सत्ता तथा उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का पूर्ण अधिकार हो जाता है, तब इसी दशा को सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहा जाता है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। यह वह दशा है जिसमें एक ऐसे वर्ग रहित समाज की स्थापना होगी जिसमें किसी के द्वारा किसी दूसरे का शोषण नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट, अपनी पुस्तक साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स ने लिखा है कि इस क्रांति से सामान्य लोगों को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। इसका एकमात्र उद्देश्य उन पूंजीपतियों को समाप्त करना है जो श्रमिकों का शोषण करके एक भ्रष्ट व्यवस्था को प्रोत्साहन देते हैं। मार्क्स के शब्दों में, साम्यवादी क्रांति के भय से पूंजीपतियों को कांपने दो। सर्वहारा वर्ग के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जबकि जीतने के लिए उनके सामने पूरी दुनिया पड़ी है। Workers of the world unite, they have nothing to lose but their chains, they have the whole world to gain। कार्ल मार्क्स का एक कथन है। इस प्रकार अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स ने स्पष्ट किया कि वर्ग संघर्ष पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्विरोधों से उत्पन्न एक अनिवार्य दशा है तथा इसी से व्यक्तिगत संपत्ति तथा राज्य के प्रभुत्व को समाप्त किया जा सकता है। वर्ग संघर्ष से ही एक ऐसे वर्ग रहित समाज की स्थापना हो सकती है जिसमें प्रत्येक वस्तु पर सर्वहारा वर्ग का स्वामित्व होगा तथा इस समाज में सभी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करके अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष ही सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है। प्रिय छात्रों, ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जा रहा है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस मैटर का आप अध्ययन करें। साथ ही आज जो प्रसारित किया गया ऑडियो वीडियो है उसको भी ध्यान से आप पढ़ें, सुनें और आशा है ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा। और अब ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।